नमस्ते। सामान्यतः राजनेताओं की छवि आम लोगों के बीच अच्छी नहीं होती। लोग ये सोचते हैं कि राजनेता भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं करते। अगर आप सच्चे इतिहास, रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं, तो ये सत्य ऐतिहासिक घटना आपके लिए है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन में से एक की कहानी है, जिसे भारत के एक ही आदमी ने अपनी पत्नी की सहायता से अंजाम दिया था। बात सन 1948 की है। देश नया नया स्वतंत्र हुआ था। सारी शक्तियां नेहरू के पास आ गई थी। एक दिन नेहरू अपने ऑफिस में बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सहायक ने आके बताया कि सर वो आ गए हैं। तो नेहरू ने कहा जल्दी भेजो। दरवाजा खुला तो एक लंबे कद का लगभग 30-32 साल का सुदर्शन युवक अंदर प्रविष्ट हुआ। वो भारतीय एयरफोर्स का एक अधिकारी था। उसने आते ही नेहरू को सैल्यूट किया। नेहरू ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, पटनायक, मैंने तुम्हें एक ऐसे काम के लिए चुना है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। पर एक बात याद रहे, इस मिशन में मैं तुम्हारी केवल इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम्हें सूचनाएं दे सकता हूं और एक एयरक्राफ्ट। इसके अलावा और कोई मदद हम तुम्हारी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अभी इंडोनेशिया जाना है और वहां से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमारे मित्रों को भारत सुरक्षित लेकर आना है। पटनायक ने कहा, सर देश ने पुकारा है, आपने काम बताया, अब ये कैसे होगा ये मुझ पर छोड़ दीजिए। पटनायक जब प्रधानमंत्री कार्यालय की सीढ़ियां उतर रहे थे तो उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रही थी। भारत में उस समय जितने भी विमान थे वो उन सबका तुलनात्मक अध्ययन अपने दिमाग में कर रहे थे। कौन सा विमान ठीक रहेगा, कौन सा नहीं, किस विमान की क्या खूबियां हैं, क्या नहीं है। घर पहुंचते पहुंचते उन्होंने तय कर लिया कि वे पुराने डकोटा विमान को लेकर जाएंगे। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी ज्ञान पटनायक को बताई और उनसे कहा कि मुझे अभी इंडोनेशिया जाना होगा। मिशन खतरनाक है, हो सकता है लौट कर ना आऊं। जब वे घर से निकलने लगे तो ज्ञान पटनायक ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, राम सीता को छोड़कर नहीं गए थे, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। आपको बता दें कि ज्ञान पटनायक उस जमाने में कमर्शियल पायलट थी। उनके पास लाइसेंस था। बहुत बहस बहसा के बाद यह तय हुआ कि पति पत्नी दोनों इस खतरनाक मिशन पर जाएंगे। उस समय उनका एकमात्र पुत्र था और उस पुत्र की आयु उस समय 1 महीना थी। अपने 1 महीने के दूध मुहे बच्चे को छोड़कर दोनों पति पत्नी इस खतरनाक मिशन पर चले गए। विजयानंद पटनायक नाम के इस पायलट ऑफिसर को इंडोनेशिया क्यों जाना पड़ा, इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। डच सेना ने इंडोनेशिया की सुकर्णो सरकार को लगभग अपदस्थ करते हुए वहां कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। इंडोनेशिया की पूरी सरकार छिपी छिपी घूम रही थी। इंडोनेशिया को डच सेना ने पूरी तरह सील कर दिया था। कोई भी सूचना बाहर नहीं जा पा रही थी। इधर दिल्ली में नेहरू ने इंटर एशिया समिट बुलाई थी, जिसमें एशिया के सभी देशों के प्रमुखों को निमंत्रण दिया गया था। इंडोनेशिया को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इंडोनेशिया के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनेता को वहां आने की इजाजत नहीं थी। किसी तरह नेहरू को यह संदेश प्राप्त हुआ कि सुकर्णो की सरकार को अपदस्थ करके डच सेना इंडोनेशिया पर कब्जा करना चाहती है, तो उन्होंने यह निर्णय लिया। इधर विजयानंद पटनायक ने अपने डकोटा से उड़ान भरी। उधर नेहरू ने जकार्ता में संदेश भेजा कि तैयार रहें। पर यह संदेश किसी तरह लीक हो गया। डच सेना को इसकी भनक लग गई। इंडोनेशिया के तमाम बंदरगाह और हवाई अड्डों पर विमान विरोधी तोपें तैनात कर दी गई। डच सेना जैसे पटनायक का इंतजार कर रही थी। पटनायक अपने विमान को बहुत ऊंचाई पर उड़ा रहे थे, इसलिए कि वो डच सेना की पकड़ में ना आ जाएं। आखिर सिंगापुर होते हुए वो जकार्ता पहुंचे। जब उन्हें लगा कि हम जकार्ता पहुंच गए हैं तो उन्होंने विमान थोड़ा नीचे किया। विमान में ईंधन कम था,
ऐसे में उन्होंने एक ऐसी जगह तलाश की जहां खतरा कम था। उन्होंने विमान उतारा। विमान में जापानी सेना का जो बचा हुआ ईंधन था वो उन्होंने भरा, दोबारा उड़ान भरी और फिर वो जगह ढूंढने चले जहां उन्हें उनके संभावित व्यक्ति जिन्हें उन्हें ले जाना था वो मिल सकते थे। इस बीच उनके विमान पर कई बार हमला हुआ, लेकिन वो हर हमले में बच गए। काफी खोजबीन के बाद उन्हें नीचे से एक ऐसा संदेश दिखाई दिया। उन्हें लगा कि यही हमारी मंजिल है। जब वो थोड़ा नीचे आए तो वहां कोई एयरपोर्ट नहीं था। अब डकोटा विमान को उतारे कैसे? उन्होंने बहादुरी से काम लिया और खतरा मोल लेते हुए पास में ही एक सड़क थी, उस पर विमान उतारने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, इशारों इशारों में बात हुई। उनकी पत्नी ने उनका हाथ मजबूती से थामा और हां का इशारा किया। दोनों ने उस डकोटा विमान को उस उबड़ खाबड़ सड़क पर उतार। बड़ी मुश्किल से जब उनका विमान किसी तरह उन्होंने बैलेंस करके उस सड़क पर उतारा तो जहां वो रुके, थोड़ी देर रुके, इधर उधर उन्होंने तलाश किया तो झाड़ियों के पीछे से पायलट की पोशाक पहने हुए दो लोग आए। उनमें से एक आदमी ने कहा, मेरा नाम सुल्तान सजाहिर है और मैं इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री हूं। दूसरे ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद हत्ता है और मैं इंडोनेशिया का उपराष्ट्रपति हूं। दोनों ने पायलट की पोशाक पहन रखी थी। दोनों को पटनायक ने जल्दी से विमान में चढ़ाया और तब तक डच सेना के जासूसों को भी पता चल गया था कि कोई विमान यहां उतरा है और डच सेना ने उस जगह को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। वहां फौज चारों तरफ से आनी शुरू हो गई। तब तक पटनायक अपने विमान को उड़ा चुके थे। डच सेना के जासूसों ने देखा कि दो पायलट झाड़ियों से निकले और विमान में चढ़े। डच सेना को यूं ही लगा कि वो कोई दो पायलट ही रहे होंगे। इधर अपने विमान को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हुए पटनायक ने सीधे दिल्ली की राह पकड़ी। दिल्ली पहुंचने के बाद पटनायक ने उन दोनों लोगों को नेहरू के सुपुर्द किया। नेहरू ने जो इंटर एशिया समिट थी उसमें उन्हें प्रस्तुत किया। तब कहीं जाकर पूरी दुनिया को पता चला कि डच सेना ने इंडोनेशिया पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण डच सेना को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। डचों को वहां से भागना पड़ा और इंडोनेशिया ने अपनी स्वतंत्रता को बहाल रखा। क्या आपको पता है इतनी देर से मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो कौन थे? बीजू पटनायक। आप उन्हें बीजू पटनायक के नाम से जानते हैं। आगे चलकर यही बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और आज उनके बेटे नवीन पटनायक सन 2000 से लगातार अब तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे हमारे राजनेता भी इस देश में हुए। बीजू पटनायक जब उन दोनों को वापस इंडोनेशिया छोड़ने गए तो मानो पूरा इंडोनेशिया उनके स्वागत में बिछ सा गया था। बीजू पटनायक को इंडोनेशिया के मानद नागरिकता दी गई। उन्हें भूमिपुत्र नाम का जो सर्वोच्च अलंकरण है वो दिया गया। आज भी लोग बीजू पटनायक का नाम इंडोनेशिया में सुनते हैं तो श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। हो सकता है भारत के लोग इस कहानी से अनजान हों, लेकिन इंडोनेशिया के लोग इस एहसान को आज भी नहीं भूले हैं।